गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रवीण राय। आज मैं DED-SCHI सेकेंड सेमेस्टर को पेपर 8 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग का यूनिट 4.7 प्रोफाइलिंग इन स्पीच ऑफ द स्टूडेंट इन क्लासरूम। इसका हिंदी अर्थ है कक्षा में विद्यार्थी के वाणी की रूपरेखा। अर्थात इस पूरे पॉइंट के अंतर्गत 4.7 के अंतर्गत हम लोग यह जानेंगे कि वाणी प्रशिक्षक अर्थात वाणी को पढ़ाने वाला शिक्षक विद्यार्थी को कक्षा में वाणी का प्रशिक्षण देते दौरान अपनी रूपरेखा किस तरह से तैयार करता है। रूपरेखा से तात्पर्य पढ़ाने से पहले विद्यार्थी की कमियों और उसकी अच्छाइयों को ध्यान में रखकर जिन योजनाओं का निर्धारण किया जाता है उसे ही हम लोग रूपरेखा के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग प्रस्तुतिकरण के दौरान जानते हैं कि रूपरेखा क्या है और किस प्रकार से कक्षा में विद्यार्थी के संदर्भ में शिक्षक द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो कक्षा में विद्यार्थी के लिए वाणी की रूपरेखा तैयार करने में विद्यार्थी की सहभागिता महत्वपूर्ण होती है। वाणी का गुण विद्यार्थी में अस्थायी रूप से है या नहीं, इसका मूल्यांकन किया जाता है। रूपरेखा का अर्थ किसी वस्तु, कार्य आदि को करने से पूर्व तैयार किया गया ढांचा या कार्य का मुख्य बिंदु है। संक्षेप में यह कहा जाए तो शिक्षक या शिक्षिका द्वारा विद्यार्थी को वाणी का प्रशिक्षण प्रदान करते समय कक्षा में कौन कौन से मुख्य बिंदुओं पर बल देते हुए शिक्षण की तैयारी करनी चाहिए। कक्षा में विद्यार्थी के वाणी की रूपरेखा शिक्षक निर्मित होता है। यह विद्यार्थी के वाणी का विभिन्न पक्षों में विषय वस्तु की मापनीय है। कक्षा में विद्यार्थी के वाणी की रूपरेखा को दो रूपों में समझा जा सकता है। पहला है ध्वन्यात्मक स्तर पर विद्यार्थी में वाणी की रूपरेखा और दूसरा है ध्वनि स्तर पर विद्यार्थी में वाणी की रूपरेखा। यहाँ दिखलाया गया है इन चीज़ों को कि ध्वन्यात्मक स्तर पर विद्यार्थी में वाणी की रूपरेखा को हम लोग दो संदर्भों में देखते हैं। पहला है खंडी विश्लेषण अर्थात सेगमेंटल एनालिसिस और दूसरा है अखंडी विश्लेषण अर्थात नॉन सेगमेंटल एनालिसिस। यहाँ मैं आप लोग को यह बताना चाहूँगा कि जब हम लोग ध्वनि को पढ़ रहे थे या ध्वनि के मूल्यांकन को हम लोग जान रहे थे तो वह भी हमारा दो रूपों में था। पहला था ध्वन्यात्मक स्तर पर और दूसरा था ध्वनि स्तर पर रूपरेखा। जब हम लोग ध्वनि स्तर पर या ध्वन्यात्मक स्तर की बात करते थे तो ध्वन्यात्मक स्तर पर हम लोग खंडी ध्वनि को सम्मिलित करते थे और अखंडी ध्वनि को सम्मिलित करते थे। वहीं ध्वनि स्तर पर अतिखंडीय ध्वनि को हम लोग सम्मिलित करते थे। अर्थात खंडीय ध्वनि सेगमेंटल साउंड और अखंडीय ध्वनि नॉन सेगमेंटल साउंड। वहीं ध्वनि स्तर पर हम लोग जब बात करते थे तो सुप्रा सेगमेंटल साउंड को सम्मिलित करते थे। तो जब हम लोग विश्लेषण करेंगे तो विश्लेषण भी यदि हम लोग ध्वन्यात्मक स्तर पर यदि विश्लेषण कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। पहला है खंडी विश्लेषण और दूसरा है अखंडी विश्लेषण। तो हम लोग खंडी विश्लेषण खंडी ध्वनि के संदर्भ में करेंगे और अखंडी विश्लेषण अखंडी ध्वनि के संदर्भ में करेंगे। तो एक बार फिर मैं आप लोग को खंडी ध्वनि को रिकॉल कराना चाहूँगा, अखंडी ध्वनि को और अतिखंडी ध्वनि को। जब हम लोग खंडी ध्वनि का अध्ययन कर रहे थे तो इसमें स्वर, व्यंजन, मिश्रित स्वर के उच्चारण स्थान, उच्चारण के तरीके, होने वाली त्रुटियाँ और दोनों का एक साथ उच्चारण किया जाए तो त्रुटि आ रही है उसको कैसे दूर किया जाए, इन सब बिंदुओं को हम लोग जान रहे थे खंडीय ध्वनि के अंतर्गत। विश्लेषण भी करेंगे तो इन्हीं के अंतर्गत। वहीं हम लोग अखंडीय ध्वनि को जब पढ़ रहे थे तो इसमें हम लोग यह देख रहे थे कि हमारी उच्चारण क्षमता क्या है, क्या बच्चे द्वारा प्रॉपर वाक्य का उच्चारण किया जा रहा है, वाक्य को सेंटेंस के रूप में उच्चारित किया जा सकता है, अक्षर को वाक्य के रूप में उच्चारित किया जा सकता है या उसकी इतनी क्षमता है। ये सब हम लोग पढ़ रहे थे अखंडीय अर्थात नॉन सेगमेंटल साउंड के अंतर्गत।
वहीं जब हम अतिखंडी ध्वनि की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत एक वाक्य में जो उतार चढ़ाव आते हैं, पढ़ते दौरान जो लयबद्धता होती है, या उसमें कहाँ दबाव देकर पढ़ना है, पढ़ने की दर क्या है, इन सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन कर रहे थे अतिखंडी ध्वनि के संदर्भ में। तो विश्लेषण भी हम लोग करेंगे तो अतिखंडी ध्वनि के संदर्भ में। यहाँ दो चीज़ें जानना जरूरी है, ध्वन्यात्मक स्तर और अगला था ध्वनि स्तर। ध्वनि स्तर में हम लोग किसको पढ़ रहे थे, अतिखंडी ध्वनि को, और ध्वन्यात्मक स्तर में दो रूप था, पहला था खंडी और दूसरा है अखंडी। ठीक है, दो चीज़ों को, दो बिंदुओं के अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन कर रहे थे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं खंडी विश्लेषण। ठीक है, सेगमेंटल एनालिसिस। खंडी विश्लेषण किसके संदर्भ में होगा, तो खंडी ध्वनि के संदर्भ में। खंडी विश्लेषण को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें पहला है, क्या विद्यार्थी वाणी की ध्वनियों को किसी शब्दांश में सही उच्चारण कर पा रहा है, यदि नहीं तो उसमें उच्चारण संबंधी कौन सा दोष है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो विद्यार्थी है वह छोटी छोटी ध्वनियों जैसे स्वर, व्यंजन, मिश्रित स्वर को एक शब्दांश में उच्चारण कर पा रहा है। जैसे मान लीजिए किताब का उच्चारण करना हो, तो किताब का उच्चारण विद्यार्थी द्वारा प्रॉपर रूप से कितने शब्द मिलके बनेंगे, क, छोटी ई की मात्रा, त, आ और ब, ये ये पाँच छः जो अक्षर हैं, इनको उच्चारण प्रॉपर करना मतलब वो करना जानता है, और इसके बाद इनको संयुक्त करके एक शब्द का उच्चारण कर पा रहा है कि नहीं, इनको हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए वो क का उच्चारण करना जानता होगा, ई का जानता होगा, त को जानता होगा, आ को भी जान रहा है और ब का भी उच्चारण करना चाह रहा है, तो इन अक्षरों को मिला के किताब का उच्चारण कर पा रहा है या नहीं, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। और यदि नहीं कर पा रहा है तो उसमें कौन सा दोष है, ये दोष हम लोग किसके अंतर्गत देखते हैं, तो सोडा के अंतर्गत। आगे है कि विद्यार्थियों के अंदर उच्चारण संबंधी दोष को सोडा के अंतर्गत जांचते हैं। सोडा के अंतर्गत इसमें हम आप लोग को बताए थे कि SODA, यहाँ हमारा एस का अर्थ है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का हिंदी अर्थ होता है प्रतिस्थापन, अर्थात एक अक्षर एक शब्द में अक्षरों का अदला बदली करना है, अर्थात एक अक्षर के स्थान पर दूसरे अक्षर का प्रयोग करना सब्स्टिट्यूशन कहलाता है या प्रतिस्थापन कहलाता है। जैसे कमल को तमल बोलता है, यदि कमल नहीं बोलता है, तमल बोलता है, या किताब को किताब नहीं बोल पा रहा है, उसके अक्षर पर तिताब बोल रहा है, तो क के स्थान पर त का उच्चारण कर रहा है, तो उसके अंतर्गत हम ये जानते हैं कि कौन सा दोष आएगा, तो प्रतिस्थापन दोष, वाणी का प्रतिस्थापन दोष। वहीं ओ से ओमिशन है, यानी विलोपन। ओमिशन से तात्पर्य या विलोपन से तात्पर्य यह है कि इस दोष के अंतर्गत जो विद्यार्थी होता है वो शब्द के प्रारंभ या अंत के अक्षर का लोप कर देता है। जैसे प्रदीप का उच्चारण करना होता है तो उसमें दीप का उच्चारण करता है, अर्थात जो सेंटेंस बोलना होता है, एक शब्द बोलना होता है, तो उस शब्द के प्रारंभ या लास्ट के अक्षर को विलोपित कर देता है। ठीक है, पपीता को हो सकता है कि पपीत बोले या पपी बोले, ता को हटा दे, लास्ट वाला तो और आ की मात्रा हटा दे, या ता को पूरा हटा सकता है, विलोप कर सकता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ओमिशन या विलोपन। वहीं हम लोग जब डी से बात करते हैं, डिस्टोर्शन यानी अस्पष्ट उच्चारण। तो जब अस्पष्ट उच्चारण की बात की जाती है तो इसमें कई प्रकार के दोष आते हैं। हो सकता है कि प्रॉपर रूप से जिस सेंटेंस का जिस शब्द का उच्चारण कर रहा है या जिस अक्षर का उच्चारण कर रहा है वो प्रॉपर स्थान पर से नहीं कर रहा है, या फिर उसकी जो आवाज़ है उसमें भरभराहट हो सकती है, या जो जीवा है मोटी होने के कारण बार बार उच्चारण फंस जा रहा हो और स्पष्ट उच्चारण नहीं हो पा रहा है। तो अस्पष्ट उच्चारण के कई कारण हैं। बस हमें इतना ही समझना है कि यदि वक्ता द्वारा वाणी उत्पन्न की जाती है और श्रोता द्वारा बार बार उसके अर्थ स्पष्ट करने हेतु पूछा जाता है तो वह वाणी
अस्पष्ट वाणी मानी जाती है। और लास्ट में ए था एडिशन अर्थात जोड़ना। इसके अंतर्गत विद्यार्थी द्वारा एक शब्द में अलग से अक्षर को ऐड कर दिया जाता है। जैसे स्कूल को अस्कूल बोला जाता है, इसमें अ का ऐड कर दिया गया। कहीं कहीं लखनऊ बोला जाता है लखनऊ को, तो र इसमें ऐड किया जा रहा है, लखनऊ बोला जा रहा है। शब्द क्या है? लखनऊ है। तो यदि ऐसे किसी भी शब्द में अलग से अक्षर को ऐड किया जाता है तो वह एडिशन डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है, अर्थात जोड़ने वाले वाणी के दोष के अंतर्गत आता है। तो जो हम लोग देख रहे थे विद्यार्थी में जो उच्चारण संबंधी दोष आ रहा है उसे हम लोग सोडा के अंतर्गत जांचते हैं। ठीक है। तीसरा है, क्या विद्यार्थी द्वारा स्वर व्यंजन व्यंजन स्वर व्यंजन के प्रारूप वाले शब्दों का सही तरीके से उच्चारित किया जा रहा है। यहाँ इस जो तीसरा है इसमें स्वर व्यंजन अर्थात जब स्वर और व्यंजन एक साथ आ जाए या फिर स्वर व्यंजन एक साथ आए या व्यंजन स्वर व्यंजन एक साथ आए, तब फिर उच्चारण करने में त्रुटि हो रही है या उच्चारण सही से किया जा रहा है, इस पर हम लोग ध्यान केंद्रित करते हैं कि ये इस पर क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए व्यंजन और स्वर है, तो माँ का उच्चारण कर रहा है, तो जब माँ का उच्चारण कर रहा है तो एक व्यंजन माँ है, आ की मात्रा, स्वर है आ, दोनों का ऐड करते हैं तो माँ को म कह रहा है या माँ कह रहा है, ये दोनों को हम लोग देखते हैं। ना को ना बोल रहा है या न बोल रहा है। यदि प्रॉपर बोल रहा है तो हम लोग जो बुद्धिमता में एक बनवाए थे चार्ट, जिसमें यह था कि जो चीज़ें यहाँ त्रुटि होती थी उस पर हम लोग ट्रिक करते थे, अंक देते थे, तो उसको यहाँ हम लोग निर्धारित करेंगे। वहीं स्वर व्यंजन और स्वर व्यंजन एक साथ आए, तो कई ऐसे शब्द हैं जिसमें स्वर व्यंजन एक साथ आते हैं, लेकिन यहाँ हम सबसे आसान स्वर लेंगे। कौन सा स्वर व्यंजन एक साथ आता है? आम। आम सबसे आसान स्वर व्यंजन एक साथ आने वाला शब्द है, तो हम लोग यह बच्चे को बोलने के लिए कहते हैं कि आम का उच्चारण कीजिए। इसके लिए प्रोत्साहित भी करते हैं उसे। यदि विद्यार्थी द्वारा आम का उच्चारण किया जाता है और प्रॉपर किया जा रहा है, तो फिर इस पर हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इसके बाद व्यंजन स्वर व्यंजन। व्यंजन स्वर व्यंजन से तात्पर्य यह है कि कोई भी हम लोग जैसे छोटा एक शब्द लेंगे नाम, न हमारा क्या है? व्यंजन है, आ क्या है? स्वर है, और म क्या है? व्यंजन है। तो नाम का उच्चारण कराएंगे। यदि नाम का उच्चारण प्रॉपर रूप से कर पा रहा है तो हम लोग उसको ध्यान में रख के आगे की उसे जानकारी प्रदान करेंगे। यदि नहीं कर पा रहा है तो फिर से हम लोग इसे देखेंगे कि वो स्वर व्यंजन और व्यंजन स्वर और व्यंजन एक साथ आ रहा है, तो बच्चे को या विद्यार्थी को उच्चारण करने में समस्या आ रही है, तो इस पर हम लोग बल देंगे और इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। वहीं आगे है विद्यार्थी द्वारा चौथा है आगे, विद्यार्थी द्वारा मौखिक संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है अथवा नहीं। या मौखिक संप्रेषण आप लोग जानते हैं कि ऐसा संप्रेषण का वह माध्यम जिसमें बोलकर संप्रेषण किया जाता हो, जिसमें ध्वनि उच्चारण करके संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग मौखिक संप्रेषण कहते हैं। तो विद्यार्थी द्वारा बोलकर संप्रेषण किया जा रहा है या नहीं। यदि बोलकर किया जा रहा है तो उस पर हम लोग उसको निर्देशित करेंगे या उसको ध्यान में रखेंगे। यदि कभी कभी ऐसा होता है कि कठिन वर्ड आ जाने पर विद्यार्थी उसको संकेत में उसका प्रयोग करता है। यदि संकेत में उसका प्रयोग कर रहा है तो हम लोग कहेंगे कि उसे संकेत में न करा के मौखिक रूप से संप्रेषण करने का प्रयोग करेंगे, और इस पर हम लोग ध्यान देंगे कि वो कठिन वर्ड आने पर संप्रेषण कैसे कर रहा है, मौखिक या सांकेतिक। अगला है पांचवा, विद्यार्थी की वाणी बुद्धिमत्ता क्या है। ठीक है, वाणी बुद्धिमत्ता अगले पॉइंट में हम लोग इसको पढ़े थे। वाणी बुद्धिमत्ता, स्पीच इंटेलिजिबिलिटी, यह जो है कितनी वाणी स्पष्ट है, वक्ता की वाणी कितनी स्पष्ट है, यह वाणी बुद्धिमत्ता है। और इसे हम लोग दो रूपों में देखते थे। कौन कौन सा था? पहला रूप था जिसमें कि 2 या 3 निर्णायक मंडल के लोग होते हैं जिनको वाणी का नॉलेज होता है,
और वो बच्चे की वाणी को परखते हैं और इसके बाद उसे प्रतिशत में अंक प्रदान करते हैं। वहीं दूसरा एक चार्ट बनाए थे हम, उस चार्ट में 0 से लेकर 6 तक के अंक होने थे और उसमें अलग अलग कैटेगरी बांटी गई थी कि किस तरह से उसे अंक प्रदान करना है। जो 0 था वो सामान्य वाणी अर्थात जो वाणी समझ में आती थी उसके लिए था, और जो 6 था वो अस्पष्ट वाणी अर्थात जो वाणी आपके विषय वस्तु का ज्ञान होने के उपरांत भी समझ में ना आए उसके लिए था। बीच में अलग अलग 5 सेंटेंस थे और 5 को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें पहला था सामान्य वाणी अर्थात जो समझ में आ जाए, दूसरा था समझ में आए लेकिन कहीं कहीं न समझ में आए, जो वक्ता श्रोता होता है उसको एक सेंटेंस को पढ़ के समझना पड़ता है या सेंटेंस को सुन के उसको समझना पड़ता है, उसे हम लोग 1 अंक देते थे। तीसरे में हम लोग शामिल किए थे कि उसे पूछना पड़ता है कि आप क्या कह रहे हैं, वो तीसरा था। चौथे की जब हम लोग बात कर रहे थे यानी तीसरे नंबर पे, तो उस पर वक्ता जो उच्चारण कर रहा था उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कई बार श्रोता को पूछना पड़ता है और कभी कभी उस सेंटेंस को भी जो उसका शीर्षक होता है उसका जानना पड़ता है। और पांचवा था कि जो शीर्षक जानने के बाद भी समस्या आती है तो उसे हम लोग कहते हैं स्पीच त्रुटि। और लास्ट वाला था कि शीर्षक जानने के बाद भी बिल्कुल समझ में नहीं आता है, उसे हम लोग 6 अंक देते थे। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाए थे और उसको हम लोग अलग अलग अंक करके समझ रहे थे। किसको? वाणी बुद्धिमत्ता को। तो वाणी बुद्धिमत्ता को हम लोग संक्षेप में कहें तो यह वाणी स्पष्टता है कि वाणी कितनी स्पष्ट है, यदि वाणी बच्चे की स्पष्ट है या नहीं, इसका हम लोग विश्लेषण करते हैं खंडी विश्लेषण के अंतर्गत। आगे है अखंडी विश्लेषण, नॉन सेगमेंटल एनालिसिस। अखंडी विश्लेषण को निम्नलिखित बिंदुओं के तहत स्पष्ट करते हैं। इसमें पहला है, क्या विद्यार्थी द्वारा लगातार फूंक निकाला जा रहा है, यदि हाँ तो कितने समय तक। जब हम स्पीच का प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें आप लोग देखेंगे कि माचिस और मोमबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है या फिर छोटे छोटे हम लोग फोम के टुकड़ों का इस्तेमाल करते हैं। वो इसीलिए कि बच्चे में फूंक कितना है, वो ज़्यादा दूर तक फूंक पा रहा है कि नहीं फूंक पा रहा है, और वो क्रिया के माध्यम से ऐसा करता था। तो इसको हम लोग पहचान करते हैं कि विद्यार्थी में फूंक निकालने की क्षमता कितनी है, कितने देर तक निकालता है। ठीक है। और दूसरा है, क्या विद्यार्थी द्वारा फूंक निकालते समय टूट होती है, यदि हाँ तो एक श्वास में कितनी बार। यदि विद्यार्थी फूंक निकाल रहा है तो क्या लगातार निकाल रहा है, एक सांस जो निश्वसन होता है यानी उच्च श्वसन निश्वसन, निश्वसन जो होता है उसमें पूरा निकाल पा रहा है कि नहीं श्वास। यदि पूरा श्वास निकाल रहा है एक बार में तो उसे हम लोग लिखते हैं, और यदि नहीं निकाल पा रहा है तो कितनी बार टूट कर रहा है, इसका हम लोग जिक्र करते हैं। यहाँ मैं आप लोग को यह बताना चाहूँगा कि हम लोग फूंक की बात क्यों कर रहे हैं। तो पहले जब शुरुआत में हम पढ़ रहे थे तो वहाँ हम आप लोग को बताए थे कि जो है ध्वनि श्वसन पर निर्भर करती है। श्वसन 2 रूपों में होता है, श्वास का अंदर जाना और श्वास का बाहर आना। श्वास का अंदर जाना ध्वनि के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है अपेक्षा श्वास के बाहर आने के। तो फूंक से अब श्वास बाहर आती है तो हम लोग यह देखते हैं कि एक बड़े से बड़े सेंटेंस का उच्चारण करने के लिए बच्चे की क्षमता पर्याप्त है या नहीं है। यह किससे पता चलेगा? श्वास निकलने से। ठीक है। श्वास अंदर जाने के बारे में हम जब बात कर रहे थे तो वह बता रहे थे कि यह इसीलिए महत्वपूर्ण है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग श्वास फेफड़े में भरेंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा बड़े सेंटेंस का उच्चारण स्पष्ट रूप से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ फूंक की बात कर रहे हैं कि बच्चे में फूंक एक ज़्यादा समय तक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कितने समय तक हो रहा है, और दूसरा एक श्वास में टूटन हो रही है कि नहीं, और यदि टूटन नहीं हो रही है तो उसको भी हम लोग लिखते हैं, और टूटन नहीं हो रही है या टूटन हो रही है तो कितनी बार हो रही है इसको भी हम लोग लिखते हैं। तीसरा है, क्या विद्यार्थी द्वारा निर्देश देने पर उच्चारण किया जा रहा है या स्वेच्छा से उसका वर्णन करें। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे स्वतः वाणी का उत्पादन करते हैं और कुछ बच्चे निर्देश देने पर करते हैं। तो यहाँ हम स्वतः उत्पादन को
छोड़ देंगे। यहाँ हम निर्देश देने पर बल देते हैं, अर्थात हमें आवश्यकता अनुसार बच्चे से जो है ध्वनि का उत्पादन किया जा रहा है कि नहीं, उच्चारण किया जा रहा है कि नहीं, इस पर हम लोग बल देते हैं। यदि किया जा रहा है तो हम लोग उसको लिखेंगे, नहीं किया जा रहा है तो उसको भी हम लोग हाईलाइट करेंगे कि बच्चे द्वारा निर्देश देने पर नहीं बल्कि स्वतः किया जा रहा है। तो इसके लिए पुनर्बलन का प्रयास, पुनर्बलन दिया जाता है और इससे बच्चे ने वाणी उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया जाता है। चौथा है, क्या विद्यार्थी द्वारा बगैर किसी सहायता से 3 से 4 सेकंड तक उच्चारण किया जा रहा है? यदि हाँ तो उच्चारण की गुणवत्ता का वर्णन करें। यहाँ भी 3 से 4 सेकंड उच्चारण किया जा रहा है, अर्थात यहाँ हम उच्चारण क्षमता पर बल दे रहे हैं कि यदि 3 से 4 सेकंड तक उच्चारण कर पा रहा है तो लगातार इसे बढ़ाते हुए हम लोग एक सेंटेंस, एक वाक्य का हम लोग उच्चारण बच्चे से करा सकते हैं। ठीक है। पांचवा है, क्या विद्यार्थी द्वारा नकल करके विभिन्न समयांतराल में आवाज़ का उत्पादन किया जा रहा है? नकल करने से तात्पर्य यहाँ यह है कि शिक्षक द्वारा एक वाक्य का उच्चारण या शब्द का उच्चारण किया जाता है और पुनः विद्यार्थी को वैसा ही उच्चारण करने हेतु कहा जाता है। यदि बच्चे द्वारा उस तरह से उच्चारण किया जा रहा है, प्रॉपर रूप से किया जा रहा है, तब हम लोग बच्चे के वाणी संबंधी इस उच्चारण क्षमता को इंगित करते हैं कि जो है समयांतराल पर्याप्त है और जितना गैप होना चाहिए एक शब्द से दूसरे शब्द में, उतार चढ़ाव होना चाहिए, उसका बच्चे द्वारा ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ समयांतराल भी उच्चारण क्षमता को ही दर्शा रहा है, अर्थात उच्चारण क्षमता ज़्यादा है तो समयांतराल पर्याप्त रूप से एक और दूसरे शब्द के बीच में या एक और दूसरे अक्षर के बीच में मिलता है। यदि नहीं होता है तो सब एक साथ हो जाता है और उच्चारण अस्पष्ट होता है। और छठा है, क्या विद्यार्थी द्वारा 3 सेकंड में उच्च, सामान्य एवं निम्न तारत्व में आवाज़ उत्पन्न किया जा सकता है? उच्च तारत्व, निम्न तारत्व और सामान्य तारत्व। जब हम लोग एक शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि प्रारंभ में निम्न तारत्व का इस्तेमाल किया जाता है, मध्य में उच्च तारत्व का और अंत में सामान्य तारत्व का जो है प्रयोग किया जाता है। तो क्या विद्यार्थी द्वारा उच्चारण करते समय इसका ध्यान दिया जा रहा है? यदि दिया जा रहा है तो हम लोग उसको लिखेंगे और नहीं दिया जा रहा है तभी भी हम लोग लिखेंगे कि विद्यार्थी को तारत्व को नियंत्रित करने में समस्या आ रही है और उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे अतिखंडीय विश्लेषण। ठीक है, अतिखंडीय विश्लेषण, सुप्रा सेगमेंटल एनालिसिस, यह था ध्वनि विज्ञान स्तर पर विश्लेषण है। ठीक है, तो अतिखंडीय विश्लेषण को निम्नलिखित बिंदुओं के तहत स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें पहला है, क्या विद्यार्थी द्वारा दबाव युक्त शब्दों का उच्चारण दबाव देकर किया जा रहा है? दबाव युक्त शब्द, जब भी हम दबाव युक्त शब्द की बात करते हैं तो कहेंगे कि राम विद्यालय जा रहा है। यदि राम विद्यालय जा रहा है तो विद्यालय क्या है? यहाँ विद्यालय हम लोग दबाव दे रहे हैं, तो विद्यालय थोड़ा कठिन शब्द है तो हम कह सकते हैं राम घर जा रहा है, तो घर पर हम लोग बल देते हैं और इसे रेखांकित करते हुए बड़े अक्षरों में लिखते हैं कि राम घर जा रहा है, तो घर पर हम लोग बल दे रहे हैं। तो विद्यार्थी से भी हम लोग बल देकर उच्चारित करवाने का प्रयास करते हैं। क्या विद्यार्थी बल देकर उच्चारित कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसको भी हम लोग इंगित करते हैं। दूसरा है, क्या विद्यार्थी द्वारा एक वाक्य का उच्चारण करते समय उतार चढ़ाव का प्रयोग किया जा रहा है? उतार चढ़ाव अर्थात हम लोग एक सेंटेंस का प्रयोग करते हैं तो आवश्यकता अनुसार उसमें उतार चढ़ाव लाते हैं। इससे जो व्यक्ति की वाणी होती है उसमें जो है रस बना रहता है, श्रोता जो है उसमें हमेशा उसके प्रति आकर्षित होता है, उसको ध्यान से सुनता है। और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो नीरस वाणी हो जाती है और श्रोता कुछ समय के बाद उस वाणी को नहीं सुनता है। तो यदि इस तरह से उतार चढ़ाव का प्रयोग किया जा रहा है विद्यार्थी द्वारा तो हम लोग कहेंगे कि बोलते दौरान विद्यार्थी कभी उच्च तारत्म्य में बात करता है, कभी निम्न तारत्म्य में बात करता है, कब सेंटेंस को तेज़ी से बोलना है, कब उसको स्लो बोलना है और कैसे उसमें लयबद्धता लानी है, कैसे उसमें जो है हमें कब उतार चढ़ाव लानी है, उसका हम लोग जिक्र करें। उतार चढ़ाव यानी वही फ्रीक्वेंसी कम और ज़्यादा करना है। ठीक है,
और अगला है चौथा, क्या विद्यार्थी के बोलने की दर सामान्य है? यदि नहीं तो सामान्य से ज़्यादा है या कम। बोलने की सामान्य दर 180 से 200 अक्षर प्रति मिनट होती है। बोलने की दर अर्थात जो विद्यार्थी द्वारा उच्चारण किया जा रहा है वो कितना है, बहुत ज़्यादा है या कम है। और सामान्य कितना बताया गया है, तो सामान्य यानी 180 अक्षर से लेके 200 अक्षर का उत्पादन यदि विद्यार्थी द्वारा 1 मिनट में किया जाता है तो वो सामान्य है। इससे यदि कम किया जाता है, मान लीजिए 180 किया से जगह 140 किया जा रहा है तो वो स्लो है, और 200 से ज़्यादा किया जा रहा है यानी 220 230 किया जा रहा है तो वो तीव्र है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को यह भी बताना चाहूँगा कि जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं जिसमें सेंसरी हेयरिंग लॉस होता है, ऐसे बच्चे जो है स्लो सामान्य दर से उच्चारण करते हैं। वहीं ऐसे बच्चे जिनमें हेयरिंग लॉस कंडक्टिव होता है उनका उच्चारण दर तीव्र होता है। ठीक है, लेकिन अधिकतर श्रवण बाधित बच्चों में उच्चारण दर स्लो ही होता है, वो काफ़ी धीमी गति से उच्चारण करते हैं, तेज़ी से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। अगला पांचवा है, क्या विद्यार्थी द्वारा लयबद्ध उच्चारण किया जा रहा है? लयबद्ध उच्चारण का अर्थ होता है कि एक प्रॉपर सेंटेंस का उच्चारण एक सामान्य तरीके से हो, उसमें कोई अलगाव न दिखे। जैसे हम लोग कविता का पाठ करते हैं तो वो लयबद्ध होता है, अर्थात नर हो न निराश करो मन को। तो ये पूरी जो कविता है हम लोग लयबद्ध पढ़ते हैं। यदि हम लोग इसमें टूट देकर पढ़ें, जैसे नर हो न, ऐसे यदि हम लोग उच्चारण करते हैं तो हमारा उच्चारण ये गलत है। तो क्या विद्यार्थी द्वारा लयबद्ध तरीके से उच्चारण किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं और इसको ध्यान में रख कर ही बच्चे की रूपरेखा तैयार की जाती है। इस प्रकार कक्षा में विद्यार्थी की वाणी की रूपरेखा ध्वनि के तीनों प्रारूपों क्रमशः खंडीय, अखंडीय तथा अतिखंडीय के संदर्भ में किया जाता है। और असाइनमेंट के तौर पे आप लोग को प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थी के ध्वन्यात्मक स्तर पर वाणी की रूपरेखा को तैयार करके ग्रुप में जल्द से जल्द सेंड करना है। धन्यवाद।